आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना में कमिश्नरेट ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से गवर्नमेंट जूनियर लेक्चरर्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, जिसको नाम दिया गया है डिजिटल दिशा, जिसके तहत मौजूदा लॉकडाउन के चलते जो तकाज़े उभरे हैं, फ़िज़िकल क्लासरूम्स या तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, या फिर अगर फ़िज़िकल क्लासरूम्स रहेंगे भी तो लिमिटेड, और ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस का, डिजिटल क्लासरूम्स का जो है इस्तेफ़ादा किया जाएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से बहुत सारे नए इक़दाम किए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये सारे इक़दाम के ज़रिए इंटरमीडिएट के तलबा का मुस्तक़बिल दरख्शां होगा। इन सारी नई काविशों के पीछे जो आला ज़हानत व आला ज़हनियत का कारफरमा है, वो हैं तेलंगाना के पहले मोतमद बराए अक़लियती बहबूद, जो कि एक रिकॉर्ड अरसे तक जो है वो पोजीशन पे रहे और माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद उन्होंने फिर कलेक्टर विकाराबाद की हैसियत से अपना जौहर मनवाया। अब ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और कमिश्नरेट ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में अपना लोहा मनवाने में मसरूफ़ हैं। मेरी मुराद है सिविल सर्विस के IAS के जनाब सैयद उमर जलील साहब से। उमर जलील साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। जिस तरह से आप मसरूफ़ लग रहे हैं आजकल, सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स एंड डेवलपमेंट, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये साल शुरू होने वाला है एकेडमिक ईयर। हमारी कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इस सिलसिले में एक मीटिंग ली थी और हमारे ख़यालात से अपने आप को वाकिफ़ करवाया। तो तमाम चीज़ों का पेश नज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस, UGC की गाइडलाइंस और तमाम इस इंटरमीडिएट से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर्स से हमने उनकी राय हासिल करके एक फ़ाइल सर्कुलेट की है कि कॉलेज कब शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए और क्या क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। ये जो आपने जूनियर लेक्चरर्स के लिए जो डिजिटल दिशा प्रोग्राम किया है, इसके पीछे मकसद व गायद क्या है? नंबर एक ये कि हम फरवरी मार्च के महीने में ये सोच रहे थे कि तमाम इंटरमीडिएट का सिलेबस को डिजिटल बना के ऑडियो विजुअल लेक्चर्स के ज़रिए हमारे अपना YouTube चैनल तैयार किया जाए, ताकि हमारे अपने बच्चों को इससे इस्तेफ़ादा हो सके। अक्सर होता ये है कि कॉलेज में एक लेक्चर हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी लेसन के बारे में, तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि फ़ौरन समझ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको जल्दी समझ में नहीं आता या किसी वजह से वो क्लास को नहीं आ पाते या समझ नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए हम चाह रहे थे कि वो लेक्चर्स, ऑडियो विजुअल लेक्चर्स तैयार करके हम अपने YouTube चैनल पर रख दें, तो ये बच्चे जब चाहें, जितने बार चाहें, उस लेक्चर को देख सकें या पढ़ सकें और अपने आप को दूसरों के बराबर मुकाबला करने के काबिल हो सकें। इसमें सबसे अच्छी बात मैं ये देख रहा हूँ कि एक लेक्चर को रिविज़िट करने का जो मौका मिल रहा है। किसी वजह से अगर स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं, बुखार है या फिर कोई और मामला है, पहले ऐसा हुआ करता था कि एक बार मिस कर दिया तो मिस कर दिया, दोबारा लेक्चर होने से रहा। अगर आप अपने साथियों से भी अगर पूछने की कोशिश करेंगे तो वो ओरिजिनलिटी, वो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती थी। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है आपका। अब आप ये बताइए कि ये कोर्स, ये जो डिजिटल दिशा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, इसके तहत हमारे जूनियर लेक्चरर्स को कोर्स कंटेंट का मटेरियल देना है या फिर उन्हें टेक्निकली इन्वॉल्व होकर पूरा डिज़ाइनिंग करना है? मैं आपको इससे कंटिन्यूटी में कहना चाहूँगा कि ये हम पहले सोच के उसमें कुछ इक़दाम भी लिए थे। इंग्लिश के, फ़िज़िक्स और प्रैक्टिकल्स के, जो साइंसेस के प्रैक्टिकल्स हैं, उसके लेक्चर्स, ऑडियो विजुअल CDs हम तैयार कर लिए थे। इस बीच में कोविड-19 आ गया, तो अभी हमारी मजबूरी ये हो गई कि ऑलरेडी ये नए साल के तकरीबन 2 महीने तो गुज़र चुके, हमारा लॉस हो गया, बच्चों को पढ़ा नहीं पाए और आइंदा पता नहीं कि अगस्त के महीने के में भी हम खोल पाएंगे कि नहीं को। तो ये सारी चीज़ों के पेश नज़र हमने इसको इन लेसन कंटेंट को तैयार करने की कोशिश को तेज़तर कर दिया है। तो हमारे यहाँ कुछ
एक्सपर्ट लेक्चरर्स अवेलेबल थे। लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन नए नए चीज़ें आती जा रही हैं, अभी जैसा कि सिस्को है, विवेक्स है, जूम है, टेलीग्राम है, तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए हमारे अपने लेक्चरर्स को ट्रेनिंग का हमने सोचा। और चूँकि इस दौरान में बिल्कुल छुट्टी के जैसा ही है, वो लोग कॉलेज शुरू नहीं हुए हैं, तो हमने सोचा कि इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए ऑनलाइन के ज़रिए इनको ट्रेनिंग का इंतज़ाम शुरू किया, ताकि ये लोग अभी जो साल जो शुरू होएगा, अभी जो नया एकेडमिक साल शुरू होगा, तो उसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं और ख़ुद अपने से ऑडियो विजुअल लेसन कंटेंट तैयार कर सकें, और न सिर्फ ये बल्कि बच्चों को भी गाइड कर सकें कि टेक्नोलॉजी किस तरह इस्तेमाल की जाती है, और उनका टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही सवाल व जवाब कर पाएँ। तो आप इस तरह से प्रोएक्टिव होकर सारा कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, और तकरीबन जो है आपने बताया कि कोर्स मटेरियल तैयार भी हो रहा है, तो बहुत जल्द अनकरीब आप ऐलान करेंगे कि एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा? एकेडमिक ईयर शुरू करने के लिए दो बातें हैं। एक तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इजाज़त तरह से होनी है, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी है। दूसरी बात ये कि हमारी अपनी हुकूमत इसके ऊपर फ़ैसला करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये फ़ैसला रख दिया है कि वो जब चाहे करें। हुकूमत ने भी हमसे इस सिलसिले में राय वगैरह मांगी है, तो इस सिलसिले में मैंने फ़ाइल सर्कुलेट कर दी है। हो सकता है कि शुरू में कॉलेज के बच्चों से तालीमी साल शुरू किया जाए, और हो सकता है कि मिडल अगस्त या एंड ऑफ अगस्त में कॉलेजेस शुरू हो जाएं। तो यही हमने 4-5 रिकमेंडेशन लिख कर मैं भिजाया हूँ, इसका अप्रूवल का इंतज़ार है। तो अभी तो ICMR की जानिब से ये बात ख़बरें आम हो रही हैं कि अभी तो पीक पर है, स्पाइक आया है, जिसकी वजह से रोज़ाना कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एहतियात की अभी ज़रूरत है। हो सकता है कुछ हफ्ते लगेंगे या कुछ महीने लगेंगे, तो बाद में अगर हालात सुधरते हैं तो लेट हो जाएगा। तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप स्टार्ट कर दें फिर बाद में एकेडमिक ईयर का ऐलान करें तो? ऐसा हो सकता है कि हमने मिड अगस्त में शुरू करने की पॉसिबिलिटी का जिक्र किया है। अगर हालात साजगार नहीं रहे तो हम ये कर सकते हैं कि ऑनलाइन शुरू हो जा सकते हैं। तो ऑनलाइन हमने तमाम इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का सिलेबस, तकरीबन 30% से ज़्यादा सिलेबस हमने ऑडियो विजुअल लेक्चर के रूप में तैयार कर लिया है। उसको हम अपने यूट्यूब चैनल पर रख के शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात ये, TSAT से और दूरदर्शन से भी बात हो गई है। TSAT ने 3 घंटे रोज़ाना हमको देने का वादा किया है, दूरदर्शन से भी बात कर रहे हैं। तो इनके ज़रिए हम लेक्चर्स को रोज़ाना अगर टेलीकास्ट करने लगें तो बच्चों को कॉलेज को आए बगैर भी ये चीज़ पॉसिबल है। तो हुकूमत की मंजूरी के ऊपर मुनहसर है। आपने बहुत अच्छा काम किया जो दूरदर्शन को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी के पास लैपटॉप भी नहीं है, किसी के पास मोबाइल स्मार्टफ़ोन भी नहीं है, तो भी वो बेसिक टेलीविज़न पर अपने रोज़ाना अपने लेक्चर देख सकता है। बहुत माशाल्लाह, बहुत काबिल तहसीन बात है कि आप इतने सारे मल्टीपल वेज़ में काम कर रहे हैं ताकि जो है बच्चों का फ़ायदा हो। देखिए, हमारे कॉलेजेस में तमाम गरीब और आम तलबा आते हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि सिर्फ यूट्यूब ही ना रहा जाए, सेलफ़ोन के ज़रिए ही ना रखा जाए, तो और भी पॉसिबिलिटीज़ हों। इसके अलावा भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये CDs को तमाम कॉलेजेस में हम रखा देंगे, CD बना के कॉलेज में रखा देंगे, ताकि बच्चा अगर कॉलेज को भी आए, इसके पास किसी किस्म की चीज़ भी अवेलेबल ना हो, कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर वो अपने कंप्यूटर पे बैठकर वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। कॉलेज का कंप्यूटर भी है, फिर प्रोजेक्टर पे या मल्टीमीडिया टेलीविज़न पे आप जो है एक साथ पूरे क्लास के बच्चों को भी दिखा सकते हैं। कंप्यूटर तो एक के लिए होगा, तो ये भी काम किया जा सकता है। तो अब आप ये बताइए कि लेक्चरर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा इसके अंदर? देखिए, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कमिश्नरेट के तहत 5300 लेक्चरर्स हैं, जूनियर लेक्चरर्स। इसमें रेगुलर लेक्चरर्स भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स भी हैं। इन तमाम को हम ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि आइंदा साल, आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अभी अब हमने ऑनलाइन क्लासेस रखने का भी जो प्रपोज़ल दिया है, तो अब की बार 30% का ही हमने प्रपोज़ किया है। हो सकता है आने वाले सालों में ज़्यादा हो। जब बच्चे पढ़ लिख के आगे निकलते हैं और
इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या फिर मुल्क के बाहर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ तमाम चीज़ें ये सारी ऑनलाइन ही होती हैं। तो हमारे बच्चों को एक तरह से अभी से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसके काबिल रहेंगे कि किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकें। तो ये सारा डिजिटल प्रोजेक्ट है आपका, ये किसी के इश्तराक से हो रहा है? अभी तो जो हमारा हो रहा है हमारे लेक्चरर्स की तरफ से है और इसमें किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है। ये लेक्चरर्स हमारे पास आके ऑनररी तौर पे लेक्चरर देकर जा रहे हैं। ये हमारे बेस्ट लेक्चरर्स हैं तो उनको यानी पढ़ाई में भी ज़्यादा यानी बेहतरीन है वो और अमल में भी बेहतरीन है कि उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज हमको लेक्चर रिकॉर्ड करने की पेशकश की है। सिर्फ उन्होंने कुछ चंद छुट्टियां मांगे हैं तो हम उसके लिए तैयार हो गए हैं। इसमें किसी किस्म का ख़र्चा किए बगैर मेरे अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में और यहाँ पर एक स्टूडियो था, वो स्टूडियो को मैं अपग्रेड कर दिया हूँ तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम उसके रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता टीसैट और दूरदर्शन के ज़रिए जब वो टेलीकास्ट किया जाएगा तो उसमें थोड़ा ख़र्चा होगा। टीचर्स को, लेक्चरर्स को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो किसके कोलैबोरेशन से? ये चन्ना रेड्डी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेक्चरर्स डिजिटल दिशा की जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो फ्री ऑफ चार्ज है और निर्माण नाम का एक NGO है वो आगे आए हैं। उन्होंने कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज़ और एडोब टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए इन तीनों मिलकर हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसमें कोई ख़र्चा नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं एज ए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा प्राइवेट कॉलेज के लेक्चरर्स के लिए भी है या फिर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए? नहीं, मैं तो फ़िलहाल अपने गवर्नमेंट के लेक्चरर्स के लिए कर रहा हूँ। हमने अपनी तरफ से तमाम प्राइवेट कॉलेजेस को भी ये हिदायत दी है कि उनके अपने लेक्चरर्स को इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से उस पर कोई ख़र्चा नहीं करेंगे। अगर खर्चा होगा इसके ऊपर? ये जो हमको तो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज हुआ, लेकिन प्राइवेट वाले जब ये कराएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए ख़र्चा होगा। वैसे वो कमाते भी हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर ये है कि आप का इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा प्राइवेट जूनियर कॉलेज के लेक्चरर्स को ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग? हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से उनको अहकाम दिए हैं कि वो ट्रेनिंग इसका इंतज़ाम करें और अगर वो ना करेंगे तो उनके एफिलिएशन सिस्टम वगैरह में भी हम ये बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो उन्होंने ट्रेनिंग करवाई है या नहीं करवाई है तो फिर उसको किसी किस्म की रोक टोक रखी जाएगी एफिलिएशन में। तो अब ये जो ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स का है तो ये साल से कितने % का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये इसके बारे में बताइए। हमने 30% के लिए प्रपोज़ किया है कि 30% पढ़ाई ऑनलाइन के ज़रिए की जाए और सारा जो लेसन कंटेंट है, जो पढ़ाई का असबाक है, उनको हम ऑनलाइन में यूट्यूब चैनल में रख देंगे और टेलीकास्ट भी करेंगे और बच्चे उसके ज़रिए वो पढ़ लेंगे और अपने आप की तैयारी करेंगे। इनमें से 20% को हम ये चाहते हैं कि वो असाइनमेंट के तौर पे हमारे पास पेश करें। इन असाइनमेंट्स को हम मार्क्स देने का भी प्लान रखे हैं ताकि ये इंटरनल असेसमेंट के रूप में इनको मार्क्स मिल पाएँ। इंटरनल असेसमेंट के लिए कितने मार्क्स हैं? 20%। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट का सिलसिला आप शुरू कर रहे हैं, ऐसा देखा गया है जहाँ जहाँ पर भी इंटरनल्स का मामला आता है वहाँ पर लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स अपने चहीते तलबा को ज़्यादा मार्क्स देते हैं और जो थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं या फिर थोड़े हॉस्टाइल रहते हैं या फिर वो उनको पसंद नहीं आते तो उनको निशानात कम देते हैं। तो इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? इसके 2 तरीक़े हैं। एक तो ये कि हम पहले ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसका मुस्बित रद्द अमल होगा, इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास होंगे। ये कोशिश पर इसलिए की जा रही है कि हमारे रियासत में किसी किस्म के लोग ख़ुदकुशी की तरफ राग़िब ना हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हों और उनका जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। ये उसकी तरफ एक कदम है। लेकिन अगर कोई कॉलेज इस तरह की चीज़ करते हैं तो उनको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा क्योंकि ये मार्क्स उनके मेमो में इंक्लूड किए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के, तो इनको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तो अगर कोई लड़के को हम तो सिर्फ 20% ही रख रहे हैं और 80% एक्सटर्नल होगा, उसमें बच्चा स्कोर कर लेगा। लेकिन अगर कोई किस्म का कंप्लेंट आए
तो हम बाकायदा उनका वेरीफाई करेंगे कि एक्सटर्नल में वो बच्चा कितना स्कोर कर पाया, इंटरनल में उसको कितने मार्क्स दिए गए, और इंटरनल के पेपर उनको अपने पास रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन करने होंगे। तो कभी भी उसकी हम तनक़ी कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम के रिवैल्यूएशन होते हैं उस तरह से इंटरनल के भी रिवैल्यूएशन होंगे। जी जी, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपने 20% निशानात भी रखे हैं और डिजिटल वो रखा है, तो पॉसिबिलिटी पास होने की ज़्यादा है, बच्चों में खुद एतमादी पैदा होगी। जी अच्छा, अब ये भी देखने में आया है कि बच्चे रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, तो उसको एश्योर करने के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं अटेंडेंस परसेंटेज बढ़ने के लिए? हुकूमत की तरफ से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कुछ ऐलानात आए हैं जिसके ज़रिए मिड डे मील स्कीम रखी जा रही है। तो हम भी जब कॉलेज में जाया करते थे तो घर से निकलते थे तो घर को आने के बाद ही खाना खाते थे। अक्सर ऐसा भी हो जाता था कि लंच नहीं होता था, कभी भूख भी लगती थी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खाना की वजह से, ना दोपहर का खाना ना मिलने की वजह से घर चले जाते हैं मजबूर होकर, तो क्लासेस मिस हो जाते हैं, ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं कुछ बच्चे। तो इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कदम उठाया गया है। हमसे प्रपोज़ल मांगे गए हैं जो हम ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह अगर हुकूमत फ़ैसला कर ले, जो कि ऐलानात तो पेपर में आ चुके हैं, अहकामात आने की ज़रूरत है, तो उम्मीद है कि अहकामात आ जाएंगे तो मिड डे मील स्कीम भी कॉलेज में शुरू की जाएगी, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और टेक्निकल कॉलेजेस में। जिस तरह से आप इक़दाम करते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो KG to PG का जो ख्वाब है KCR हुकूमत का, ये अब पूरा होता नज़र आ रहा है। पहले स्कूल के बच्चे मिड डे मील्स की वजह से स्कूल आते थे, इंटरमीडिएट में बच्चे नहीं आते थे या फिर लंच के टाइम पे भाग जाते थे। अब ये वैसा नहीं होगा, पूरा क्लास अटेंड करके जाएगा। ये तमाम अहकामात और तमाम इक़दामात हुकूमत की जानिब से CM साहब की तरफ से किए जा रहे हैं। ये सारा सहरा उनका है। बहुत अच्छी बात है। तो अब ये फिर यहाँ पे कोई अगर नई चीज़ शुरू होती है तो उसके लॉपसाइडेड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि कहीं ठीक से डिलीवर नहीं होता है, तो डिलीवरी को मेक श्योर करने के लिए आप क्या करें? अभी हमने जो प्रपोज़ल दिया है उसमें डिपार्टमेंटल प्रिपरेशन के सिलसिले में, यू आर टॉकिंग अबाउट मिड डे मील डिलीवर के सिलसिले में हमने 3 किस्म के प्रपोज़ल दिए हैं। उसमें एक ये है कि डिपार्टमेंटली जो एक एजेंसी को रखा जाए, एजेंसी वो तैयार करे और वो खाने का इंतज़ाम करे। दूसरा ये कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अक्षय पात्रा के नाम से है, इस्कॉन है, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खाना बना के बच्चों को मुख्तलिफ़ कॉलेजेस वगैरह में देते हैं, स्कूल्स में देते हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटी को भी रखा गया है। लेकिन कंसिडरिंग द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, मेरे यहाँ इंटरमीडिएट में तकरीबन 9,65,000 बच्चे तो गुज़िश्ता साल इम्तिहान लिखे हैं, तो 9.5 लाख के करीब मेरे पास बच्चे हैं, डिग्री में हैं 2-2.5 लाख के करीब, टेक्निकल में हैं। तो ये सारी चीज़ों का गौर करते हुए ये लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ गौर करना है। लेकिन पॉसिबिलिटी, अल्टरनेटिव हमने बताए हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रपोज़ल गया है, तो 2-3 लोगों को आइडेंटिफाई करके। आपने बताया कि 9.5 लाख बच्चे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए थे। अब चूँकि चीफ मिनिस्टर की जानिब से पूरे SSC के तलबा को पास कर दिया गया है, तो उम्मीद है कि इस साल ज़्यादा तलबा इंटरमीडिएट ज्वाइन करेंगे, तो आपका क्या अंदाज़ा है कितने बच्चे इस बार इंटरमीडिएट में ज्वाइन करेंगे? गुज़िश्ता साल हमारे यहाँ इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 4,80,000 बच्चे एडमिशन लिए थे, और उससे ज़्यादा लिए थे एडमिशन, 4 लाख इम्तिहान 4,80,000 बच्चे लिखे थे। हमारे यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ है 8 लाख से ज़्यादा। उनको जो तमाम मुख्तलिफ़ कॉलेजेस को इजाज़त दी गई थी वो 8 लाख से ज़्यादा उसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ है। लेकिन सिर्फ 4,80,000 बच्चे ही इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में आए। होता ये है कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ और कामों में लग जाते हैं, कुछ टेक्निकल में चले जाते हैं, कुछ और फील्ड्स में ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ नौकरी पे लग जाते हैं, करते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो एडमिशन गुज़िश्ता साल 4,80,000 ही हुए थे। हमारे यहाँ तकरीबन 8 लाख की गुंजाइश है तमाम कॉलेजेस को जो इजाज़त दी गई थी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तकरीबन डबल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी अगर ज्वाइन हो सकते हैं तो आपके पास गुंजाइश है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस यही बात को गौर करना है कि आने वाले साल में इस कोविड-19 के पेश नज़र
फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जाएगी उसके बारे में भी हमने अपने रिकमेंडेशन दाखिल किए हैं। फ़ैसला आने की उम्मीद है जल्दी। क्या लगता है कि एकेडमिक ईयर और फिज़िकल क्लासेस पॉसिबल है ये साल, या फिर खुदा न खास्ता ज़ीरो ईयर भी हो सकता है? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का मामला है। एकेडमिक ईयर ख़राब होने नहीं देंगे। तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस, कुछ रेगुलर क्लासेस चलाने का इरादा है। कुछ छुट्टियों को भी कम करने का हमने सजेशन दिया है। और यूजीसी की तरफ से 30% सिलेबस को इस साल के लिए डिलीट करने का सजेशन दिया गया है। ये तमाम बातें हुकूमत के सामने रखी गई हैं। तो आजकल में कुछ इसमें फ़ैसला हो जाएगा तो हम इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो कुछ सिलेबस कम हो जाएगा, कुछ हॉलीडेज़ कम हो जाएंगे, कुछ ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कुछ रेगुलर क्लास पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह हम साल पूरा करने की उम्मीद पूरी है। इसके अलावा और क्या क्या नए इक़दाम आपने किए? इस साल हमने स्टूडेंट काउंसलर्स को अपॉइंट किया था हर कॉलेज में। तकरीबन 2590 कॉलेज है, तो 2590 स्टूडेंट काउंसलर अपॉइंट किए गए। ये उनके अपने कॉलेज के लेक्चरर थे जिनको हम आइडेंटिफाई करके उनको 2-3 दिन की ट्रेनिंग देकर छोड़े थे, ताकि ये लोग जाकर अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जो कोई बच्चों को स्ट्रेस है, परेशानी है, या इम्तिहान का डर है, या सुइसाइड टेंडेंसीज़ है, यानी ख़ुदकुशी करने के रुझानात हैं, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको समझाकर, उनको हिम्मत दिलाकर उनको आगे बढ़ाने का हम काम किए थे, कोशिश किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश काफ़ी कामयाब रही, काफ़ी पसंद भी की गई। और हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी कुछ कामयाब रहे हैं गुज़िश्ता साल की बनिस्बत। इस साल भी कुछ बड़े अफसोस की बात है कि 4-5 सुसाइड्स हुए हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल की बनिस्बत कम हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा साल भी ये कोशिश हमारी कामयाब रहेगी और बिल्कुल कोई भी इसके बारे में गौर नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 28 जुलाई से फिर ये 2500 लोगों को चन्ना इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े उनके प्रोफेसर्स हैं, उनके ज़रिए इनको 2-3 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है फिर दोबारा, ताकि फिर ब्रशअप हो जाए और ज़्यादा उनको नॉलेज दी जाए। तो ये जो आप काउंसलिंग का सिलसिला स्टार्ट किए हैं, ये कॉलेज में आने वाले तलबा को ही काउंसलिंग की जा रही है या फिर क्या, कैसा? ये कॉलेज में आने वाले तलबा को ही की जाती है, लेकिन इसके अलावा हमने इम्तिहान के टाइम पे 7 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रखा था और उनके नंबर्स, उनके नाम पब्लिक डोमेन में रख दिए थे, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों ने उनसे फ़ोन पे बात की और अपना दिल की भड़ास निकाले, डर को दूर किए। इसमें बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी फ़ोन किया करते थे, तो जितने बच्चे फ़ोन किए उतने ज़्यादा उनके पेरेंट्स भी फ़ोन किए हैं, तो सबकी काउंसलिंग की गई। तब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए क्लास को आने वाले बच्चों की काउंसलिंग के साथ साथ जो एडमिशन ले चुके हैं मगर कॉलेज को नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी वजह जानकर अगर कोई ज़हनी तनाव का शिकार है तो वैसे लोगों को आप अपने एनकरेज करेंगे कि आप कॉलेज को आइए, आपकी काउंसलिंग की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी? बिल्कुल। ये स्टूडेंट काउंसलर जो बनाए गए हैं हर कॉलेज में, तो हमने प्रिंसिपल के ऊपर ही छोड़ दिया था कि वो किसको नॉमिनेट करते हैं। तो हमने सिर्फ उसने इतना कहा था कि आपके कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेक्चरर कौन है उनको भिजाइए, जो सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ हंसते बोलते हैं उनको भिजाइए, ताकि उनकी बच्चों के साथ एक रैपो रहती है। वो रैपो के ज़रिए वो लोग उनको उनके ख़यालात से वाकिफ़ हो सकते हैं, उनके परेशानियों से, उनके डर से वाकिफ़ हो सकते हैं। फिर उनको वाकिफ़ होने के बाद उनको ट्रेनिंग के ज़रिए जो इनको ट्रेनिंग दी गई है उसके ज़रिए उनका वो डर दूर करा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जूनियर कॉलेज स्टडीज़ कॉन्क्लेव की भी बात की है, ज़रा इस बारे में थोड़ी तफसील बताएं। ये ईलेट्स की तरफ से एजुकेशन लर्निंग एंड ट्रेनिंग के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो हर महीने, हर साल कुछ न कुछ कॉन्फ्रेंसेस चलाते रहते हैं, ताकि डिजिटल लर्निंग हो या फिर एजुकेशन फील्ड में जो नए नए तजुर्बे किए जा रहे हैं, जो नए नए काम किए जा रहे हैं, जो नए तरक्की की जा रही है, उसके बारे में सबको वाक़फ़ियत दिलाते हैं।
उस सिलसिले में एक वेबिनार है। तो इसमें 5-6 रियासतों के ज़िम्मेदार, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार आ रहे हैं, जूनियर कॉलेज जो देखते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो ये वेबिनार के ज़रिए हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारी रियासत में हमने किन किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और किस तरह ये जूनियर कॉलेज के एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ टोटल प्रोसेसिंग ऑनलाइन है, यानी एडमिशन, जब बच्चे एडमिशन लेते हैं वो एडमिशन लेने का भी, कॉलेज की इजाज़त देने का भी, हॉल टिकट जारी करने का भी, फ़ीस अदा करने का भी, प्री एग्ज़ामिनेशन, पोस्ट एग्ज़ामिनेशन, जितने भी प्रोसेस हैं तमाम के तमाम हमारे यहाँ ऑनलाइन है। तो ये हमारी मुल्क की बहुत सारी रियासतों के लिए काबिल तकलीब पॉलिसी है जो वो लोग भी करना चाहते हैं। तो इस तरह उनके साथ हम ये एक वेबिनार करना चाहते हैं। तो ये वेबिनार सिर्फ चंद एक्सपर्ट्स के लिए है या फिर तमाम जूनियर लेक्चरर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, इसमें ये ईलेट ने इसको जो इंतज़ाम किया है, तो 5 या 6 रियासतों के जो ज़िम्मेदार हैं सेकेंडरी एजुकेशन के या जूनियर कॉलेज के, उसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने रियासतों में किस किस्म की तरक्की की गई है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। चूँकि ये कोविड का सीज़न चल रहा है तो ये ऑनलाइन चलेगा और इसकी जो रिपोर्ट होगी और जो भी डिस्कशन किया जाएगा वो एक मैगज़ीन के रूप में आएगा। वो मैगज़ीन पूरे थ्रू आउट इंडिया डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये सारे जूनियर लेक्चरर्स इससे इस्तेफादा कर सकें? डेफिनेटली इस्तेफादा कर सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ तो जो भी हो रहा है सो हो रहा है, दूसरी रियासतों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और कोई बात आप शामिल करना चाहेंगे आपके नए मंसूबों के ताल्लुक़ से? वैसे हमारी कोशिश यही है कि हमारा सिस्टम बेहतर से बेहतर हो। गुज़िश्ता साल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, अब की बार हमने पूरी कोशिश की और अल्लाह के फजल से एक भी प्रॉब्लम नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। फिर सीएम साहब के ऑर्डर की वजह से सारे बच्चे पास हो गए, तो हमारी बस ये दुआ यही थी कि सारे बच्चे पास हो जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे पास हो गए हैं। और सिर्फ उन लोगों के जो एग्ज़ाम लिखने नहीं आए उनको और जो माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे उन बच्चों को छोड़कर तमाम बच्चे पास हो गए हैं। तो उनके लिए रिपेरेटिव एक्शन क्या है? किन के लिए? जो एब्सेंट थे, आमतौर पर जो एब्सेंट होते हैं वो सप्लीमेंट्री लिखते हैं। दे विल बी कंसिडर्ड एज फेल्ड, तो दे विल हैव टू अपीयर अगेन एंड पास द एग्ज़ाम। हमेशा ऐसा होता था कि इंस्टेंट एग्ज़ाम होता था, तो वो उसका कोई इंतज़ाम? नहीं, तो इंस्टेंट एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से सीएम साहब ने ये फ़ैसला किया और तमाम बच्चों को मिनिमम पासिंग मार्क देकर पास कर दिए। जो बच्चे फेल हो चुके थे उनको ये पासिंग मार्क देकर पास कर दिया गया। तो इनमें और जो रेगुलर पास हुए हैं उसमें फ़र्क दिखाने के लिए इनके मेमो में लिखा जाएगा कंपार्टमेंटली पास्ड, और उनका जो हुकूमत की जानिब से ग्रेस मार्क मिले हैं वहाँ पर स्टार मार्क रहेगा। तो जैसा कि पॉपुलरली कहा जाता है कि कोशिश करने में कभी हार नहीं होती, जो कोशिश किए वो जीत गए, जो बिल्कुल हिम्मत हार गए, जो आए, जो इम्तिहान लिखे वो सारे पास हो गए। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सारे तलबा आपके गाइडेंस में और आपके जो है सुपरविज़न में फूले फलें और बेहतरीन निशाना से पास होकर हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ें। तो नाजरीन, ये थे जनाब सैयद उमर जलील साहब, सेक्रेटरी एंड कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। इन्होंने चंद नए इक़दामात किए हैं। एक तरफ तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिल्कुल दौरे हाजिर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल क्लासेस का इंतज़ाम, फिर दूसरी तरफ ग्रास रूट लेवल पर जाकर ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए मिड डे मील्स, ये बिल्कुल पहली बार सुना जा रहा है। फिर उसके बाद ये बच्चों की नफ्सियात के लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं। अगर कोई किसी वजह से पस्त हिम्मत होता है, एडमिशन लेने के बाद क्लासेस अटेंड करने से खासिर रहता है, उसे भी मोटिवेट किया जाएगा, वो भी कॉलेज को आएगा और अपने चहीते लेक्चरर्स की सुपरविज़न में, उनके गाइडेंस में, उनके काउंसलिंग में हौसले बुलंद कर पाएगा और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट भी करेगा, बल्कि अच्छे नंबरात से पास होकर हायर स्टडीज़ की तरफ जाएगा। ये जो केसीआर साहब का जो ऐलान था केजी टू पीजी एजुकेशन, ये उसकी एक अहम कड़ी का सिलसिला है। नेक तमन्नाओं के साथ ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही।
अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।